हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं चंचल और आज हम बात करेंगे एक प्रॉपर ईआरए के बारे में कि ईआरए में कैसे कैसे जो पेमेंट्स हैं वो रिसीव होती हैं और उसमें क्या क्या डिटेल्स ऑलरेडी होती है। ठीक है, तो आज की जो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेशनल होने वाली है पेमेंट पोस्टिंग वाले लोगों के लिए। जो भी लोग पेमेंट पोस्टिंग करते हैं और समहाउ वो कंफ्यूज होते हैं कि कौन सी जो पेमेंट है हमको कहाँ पर पुट करनी है सिस्टम में और कैसे हमको जो एक ईआरए और ईओबी को हमको रीड करना है। तो आज का जो टॉपिक है वो वही है, बेसिकली हाउ टू रीड ईआरए प्रॉपरली। ठीक है, तो सबसे पहले जो ईआरए पे जो इन्फॉर्मेशन होती है वो होती है सबसे पहले उसके इंश्योरेंस का नेम। जैसे कि आप देख सकते हो मेडिकेयर सर्विस सेंटर, दैट मीन्स जो ये ईआरए आई है ये आई है मेडिकेयर इंश्योरेंस से। उसके नीचे आप देख सकते हो ये फिजिशियन का नेम है। जो भी डॉक्टर है जिसने भी सर्विस प्रोवाइड करी है पेशेंट को उसका नेम भी यहाँ पर आएगा क्योंकि उसको ही ये पेमेंट आई है फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। ओके, और राइट साइड में जो आप देख पाओगे वो देख पाओगे चेक ऑन ईएफटी नंबर। एक पर्टिकुलर ईएफटी नंबर जनरेट होता है जब भी पेमेंट ट्रांसफर होती है टू द डॉक्टर के अकाउंट में। ओके, और यहाँ पर एक डेट होती है कि जो भी कौन सी पर्टिकुलर डेट को जो है वो पेमेंट जो है ट्रांसफर हुई है या फिर रिसीव हुई है डॉक्टर को। ओके, उसके नीचे अगर हम आएंगे तो इसमें जो ईआरए है इसमें रिसीव हुए हैं हमको मोर देन वन पेशेंट इसमें रिसीव हुई हैं। ठीक है, तो ऐसा भी होता है ईआरए में ओनली वन पेशेंट भी कई बार रिसीव होता है या कई बार मोर देन वन पेशेंट भी होते हैं। ठीक है, तो अब इसकी फील्ड्स को हम थोड़ा देख लेते हैं कि इसमें जो सबसे पहले जो हेडर्स जो दिए हुए हैं सबसे पहले हमको उनको रीड करना होता है कि कौन सा जो हेडर है उसके नीचे जो है क्या अमाउंट्स दी हुई हैं, फिर हम उनको रीड करते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो बेंसन रोनाल्डो, तो ये सबसे पहले पेशेंट का नाम दिया हुआ है कि कौन से पेशेंट के लिए पेमेंट आई है। उसके बाद डेट ऑफ सर्विस दी हुई है 7/1 कि इस पर्टिकुलर डेट ऑफ सर्विस के लिए पेमेंट रिसीव हुई है। ओके, और इसके बाद इसमें एक प्रोसीजर कोड है कि कौन से प्रोसीजर कोड कौन से सीपीटी के लिए हमको पेमेंट रिसीव हुई है। ठीक है, तो अब उसके बाद आगे देख लेते हैं कि कितनी पेमेंट रिसीव हुई है, क्या राइट ऑफ हुआ है। तो ये जो फर्स्ट जो कॉलम है ये बिल्ड अमाउंट का कॉलम है। बिल्ड अमाउंट वो अमाउंट होता है जो एक क्लेम सबमिट होता है जिस पर्टिकुलर अमाउंट के लिए। सपोज एक क्लेम सबमिट हुआ है $180 अमाउंट के लिए इंश्योरेंस कंपनी के पास। ठीक है, अब लेकिन इंश्योरेंस कंपनी सारा तो पेमेंट करती नहीं है, उसमें से इंश्योरेंस कंपनी कुछ अमाउंट अलाउड करती है और वो उतना ही पे करती है। जैसे कि इसमें इंश्योरेंस कंपनी ने अलाउड किया है 44.16 अमाउंट, तो इतनी ही पेमेंट जो है इंश्योरेंस कंपनी आपको प्रोवाइड कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे 8.83 को आप देख सकते हैं को इंश्योरेंस अमाउंट है। ये को इंश्योरेंस अमाउंट वो अमाउंट होता है जैसे कि इंश्योरेंस और पेशेंट के बीच में एक रेशो में जो पेमेंट आती है वो रेशो जो होता है कई बार 80-20 का रेशो होता है कि 80% जो पेमेंट है वो तो इंश्योरेंस कंपनी दे देगी लेकिन 20% अमाउंट जो है वो पेशेंट को देना पड़ेगा। तो 8.83 वही अमाउंट है, या तो ये पेशेंट को देना पड़ेगा या फिर पेशेंट के पास अगर अदर कोई इंश्योरेंस है तो उस इंश्योरेंस से ये पेमेंट रिसीव होगी। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे जो अमाउंट दिया हुआ है ये है राइट ऑफ अमाउंट। ये राइट ऑफ अमाउंट कैसे कैलकुलेट हुआ है, बेसिकली 180 बिल्ड माइनस अलाउड अगर आप करोगे तो उसमें से जो आएगा वो 135.84 वो राइट ऑफ अमाउंट हो जाएगा। उसके बाद है प्रोवाइडर पेड कि एक्चुअली इंश्योरेंस कंपनी ने जो पेमेंट दी है डॉक्टर को, प्रोवाइडर को वो कितनी पेमेंट दी है। तो पेमेंट दी है 35.33। ये ओनली पेमेंट आई है 180 में से इंश्योरेंस कंपनी के पास, और 8.83 जो पेमेंट रिसीव होगी वो होगी या तो अदर इंश्योरेंस से या तो फिर पेशेंट खुद उसको पे करेगा प्रोवाइडर को। और उसके बाद ये मेडिकेयर का ईआरए है। तो मेडिकेयर के जो होता है इंश्योरेंस वो जो कोइंश्योरेंस अमाउंट होता है उसको ऑटोमेटिकली ट्रांसफर कर देता है एक दूसरे इंश्योरेंस के पास जो कि पेशेंट के पास ऑलरेडी एक सेकंड इंश्योरेंस होता है। ठीक है, जहाँ से ये जो कोइंश्योरेंस की जो है अमाउंट वाली पेमेंट आने की जो प्रोबेबिलिटीज होती हैं, तो मेडिकेयर ने ऑटो फॉरवर्ड किया हुआ है बीसीबीएस को ये क्लेम। तो जब भी हम पेमेंट पोस्ट करेंगे हम 35.33 पेमेंट पोस्ट कर देंगे अकाउंट में, और जो 8.83 है हम बीसीबीएस को ही वो जो अमाउंट है हम ट्रांसफर कर देंगे। या तो उस पर्टिकुलर पेशेंट के अकाउंट में बीसीबीएस ऑलरेडी एडेड होगा, अगर नहीं है तो आपको ऐड करवाना पड़ेगा कि बीसीबीएस इसमें ऐड करना है ताकि 8.83 का जो अमाउंट है आप इस पे ट्रांसफर कर सको। और बाद में जो पेमेंट आएगी वो बीसीबीएस से 8.83 आएगी, और बाद में अगर नहीं आती है तो उसके अकॉर्डिंग जो भी डिनाइल आएगा बीसीबीएस की ईओपी पे उसके अकॉर्डिंग काम होगा। लेकिन आपको ये पर्टिकुलर अमाउंट 8.83 अभी उस पर नहीं डालना है।
अभी पेशेंट पे आपको नहीं डालना है क्योंकि दिया हुआ है कि क्लेम ऑटो फॉरवर्डेड टू बीसीबीएस, तो ये अमाउंट बीसीबीएस फिर ही रहना चाहिए, ये मेक श्योर करना। ओके, अब हम सेकंड क्लेम देख लेते हैं। सेकंड क्लेम में जो है इसके लिए आई है कैप्टन जॉ के लिए। आप इसमें देख पा रहे हो कि इसमें कोई भी पेमेंट रिसीव नहीं हुई है, पेमेंट की जगह इसमें आया है CO50। तो इस पर्टिकुलर पेशेंट के लिए कोई पेमेंट नहीं आकर और CO50 का डिनायल आया है। तो जो CO50 का जो डिनायल है वो मेडिकल नेसेसिटी कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए होता है, वो डिनायल्स के बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो ये जो क्लेम है ये डिनायल वाले बकेट में जाएगा और ये अभी रीसबमिट होगा। ओके, उसके बाद थर्ड जो आता है हमारे पास पेशेंट, उसमें जो पेमेंट आई है वो 36.63 की आई है, राइट ऑफ 104 का है एंड 104.21 का। एंड इसमें कोइंसिडेंस ये है, अब आप इसमें देख सकते हो जैसे पहले वाले क्लेम में जो क्लेम ऑटो फॉरवर्ड था वो बीसीबीएस का था, लेकिन इसमें जो क्लेम है वो ऑटो फॉरवर्ड नहीं है। अब अगर इसमें क्लेम ऑटो फॉरवर्ड नहीं है तो अब आप इसमें 9.16 वाले अमाउंट का क्या करोगे? तो सबसे पहले आप पेशेंट के अकाउंट में आप चेक करोगे क्या उसके अकाउंट में कोई सेकेंडरी इंश्योरेंस की ऑलरेडी इंफॉर्मेशन है। अगर उसके अकाउंट में इस केस में कोई सेकेंडरी ऑलरेडी इंश्योरेंस एडेड है तो आप जो है उस पर्टिकुलर इंश्योरेंस पे अमाउंट ट्रांसफर कर दोगे और ये जो क्लेम जाएगा ये रिसबमिट होगा उस पर्टिकुलर सेकेंडरी इंश्योरेंस को। आप बिलिंग टीम जो होगी वो ये क्लेम अब रिसबमिट करेगी। ओके, पहले में क्या था, पहले वाले क्लेम में ऑटो फॉरवर्ड हुआ था मेडिकेयर से क्लेम बीसीबीएस को, लेकिन यहाँ पे क्या है क्लेम ऑटो फॉरवर्ड नहीं हुआ है तो आपको एक सेकेंडरी क्लेम भेजना पड़ेगा इंश्योरेंस कंपनी को ताकि वहां से जो है पेमेंट रिसीव हो सके या पर्टिकुलर जो ईओबी है वो जनरेट हो सके। ठीक है, लेकिन अभी दूसरा केस क्या सिनेरियो आता है, अगर पेशेंट के अकाउंट में कोई सेकेंडरी इंश्योरेंस है ही नहीं तो आप उस केस में क्या करोगे? तब आप जो 9.16 का जो अमाउंट है आप सीधे इसको पेशेंट को भी ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें दो सिनेरियो बने हैं। सबसे पहले आपको चेक करना है इंश्योरेंस ऐड है कि नहीं है। अगर है तो आप उस पर्टिकुलर इंश्योरेंस को अमाउंट ट्रांसफर करोगे और क्लेम रीसबमिट करवाओगे। ओके, अगर नहीं है तो ये जो अमाउंट है आप पेशेंट को ट्रांसफर कर दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट पेशेंट पे आते हैं, उसमें ऑल्सो रिसीव हुआ है डिनायल CO16 का। आप एक चीज नोटिस करना, जिसमें भी डिनायल आया है उसमें अलाउड अमाउंट कुछ भी नहीं है और जिसमें पेमेंट आई है ओनली अलाउड अमाउंट भी उसी में है। तो ये भी जो CO16 का जो डिनायल आया है ये भी रीसबमिट होगा। ओके, उसके बाद नीचे यहाँ पे देख सकते हो एक WO करके यहाँ पे कुछ दिया हुआ है। ठीक है, तो आपने देखा होगा इसमें 36.65 है इसमें पेमेंट और इसमें 35.33 है और जबकि टोटल आप चेक अमाउंट देख रहे हो 36.63 है। तो आप ये भी बात है कि अमाउंट इतना कम क्यों है, इन दोनों का टोटल तो ज़्यादा होना चाहिए। ओके, तो लेकिन यहाँ पे जो WO लिखा हुआ आता है और यहाँ पे जो पर्टिकुलर अमाउंट होता है ये इसका मतलब होता है रिक्यूपमेंट, कि एक पर्टिकुलर अकाउंट नंबर आपको दिया होगा, उस अकाउंट में ऑलरेडी पेमेंट ज़्यादा आ रखी होगी तो उसके साथ इसको सेटल कर दें। तो रिक्यूपमेंट की बात मैं अभी ज़्यादा नहीं करूंगी, वो नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे रिक्यूपमेंट क्या होता है। तो इसीलिए इसका चेक अमाउंट कम है। ठीक है, क्योंकि इस पर्टिकुलर अकाउंट के साथ इसका सेटलमेंट हुआ है, रिक्यूपमेंट है इसका मतलब। ओके, तो एक जो नेक्स्ट पेशेंट दिया हुआ है हमने, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इस पेशेंट में आप देखोगे कि इसमें अलाउड अमाउंट है 69.11 का, लेकिन यहाँ पे कोई भी तो पेमेंट नहीं है। ओके, कोई भी पेमेंट नहीं है और यहाँ पे पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है 79.48। तो हमेशा जब भी पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है तो उसका हमारे पास एक पर्टिकुलर रीजन होना चाहिए कि 79.48 पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो वो ईओबी में कहाँ पे वो पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको दिख रही है कि हम उसको ट्रांसफर कर दें। एक पर्टिकुलर जेन्युइन रीजन होना चाहिए, या तो कुछ PR 1, 2 या 3 कुछ होना चाहिए या फिर कुछ ऐसे डिनायल होना चाहिए जो कि अभी रिसबमिट नहीं हो सकता और उसको हम पेशेंट को ही ट्रांसफर करेंगे। तो ऐसा कुछ होना चाहिए। ठीक है, तो अब इसमें हम देखेंगे, इसमें दिया हुआ है PR 100 दिया हुआ है। तो PR 100 का भी अगर का आप सबसे पहले आप डिस्क्रिप्शन नीचे जाके पढ़ो कि डिस्क्रिप्शन क्या होती है PR 100 की। तो इसका मतलब है पेमेंट मेड टू पेशेंट इंश्योर्ड रिस्पॉन्सिबल पार्टी। इसका मतलब है जो इंश्योरेंस कंपनी ने जो पेमेंट दी है ना वो डायरेक्ट प्रोवाइडर को नहीं दी है और पेशेंट के अकाउंट में ट्रांसफर कर दी है 55.29। अब इस केस में क्या है, पेशेंट को खुद आकर के प्रोवाइडर को वो जो पेमेंट है वो देनी पड़ेगी। तो अभी हम क्या करेंगे, जब पेमेंट पोस्टिंग करते टाइम जो 55.29 का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अभी ट्रांसफर कर देंगे अमाउंट सिस्टम में पेशेंट के अकाउंट में। तो पेशेंट क्या करेगा बाद में अपना को इंश्योरेंस अमाउंट वाला पार्ट प्लस में वो जो पेमेंट इंश्योरेंस कंपनी ने पेशेंट को दी है वो रिटर्न करके जाएगा प्रोवाइडर को।
ठीक है, तो इसलिए टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे पीआर रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाया हुआ है 79.48। ओके, तो समहाउ यहाँ पे जैसे ये डिनायल्स होते हैं, ठीक है, CO16 आया था हमारे पास, CO50 आया था। आपको कभी अगर इनकी डिस्क्रिप्शन देखनी हो कि एक्चुअली डिस्क्रिप्शन रीड करना बहुत ही जरूरी है, वहीं से हमको समझ आता है कि इनका एक्चुअली क्या मतलब निकलता है। ठीक है, तो आप ना बिल्कुल ईओबी या ईआरए के बिल्कुल लास्ट पेज पे जाके देख सकते हो, सबकी डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पर लिखी हुई मिलेगी और उसके अकॉर्डिंग ही आप जो है अपना काम आगे कर सकते हो। ओके, आई होप जो ये वीडियो मैंने बनाई है ये बहुत ही यूज़फुल है वैसे तो। आप बताना कमेंट करके कि आपको ये कैसी लगी। बहुत ही यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की है। ठीक है, इसमें कुछ भी डाउट या क्वेरी क्वेश्चन हो तो आप मेरे को बताना, आई विल रिजॉल्व दैट। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।